हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जर्नी पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की बिहार स्पेशल मार्च महीने का स्पेशल करंट अफेयर। तो यह वीडियो बीपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। मुख्य बिंदु है 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण मौजूदा जेपी जयनारायण प्रकाश गंगा सेतु के समानांतर किया जाएगा। साथ ही पटना में मोनिटी मॉल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा और यह एक जिला एक उत्पाद परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। उन्होंने 3 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, जिनमें पाटलिपुत्र पलहेजा लाइन का दोहरीकरण, बंधुआ और पेमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी नई लाइन शामिल है। पीएम ने नमामि गंगे योजना के 21,190 करोड़ से अधिक की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें पटना, सोनपुर, नौगछिया और छपरा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। एक जिला एक उत्पाद पहल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देश के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की स्थानीय क्षमता, संस्थानों, कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाना है। ओडीओपी की अवधारणा को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में विकसित की गई थी। यह योजना राज्य के पारंपरिक उद्योगों और शिल्प जैसे चिकनकारी कढ़ाई, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कालीन, चमड़े की वस्तुएं आदि को पुनर्जीवित करने में सफल रही। इससे प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने इस अवधारणा को अपनाया और इसे एक राष्ट्रीय पहल के रूप में लॉन्च किया। नमामि गंगे कार्यक्रम। यह कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा के संरक्षण एवं कार्यान्वयन के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह एसपीएमजी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएमसीजी राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है। वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एनजीआरबीए का स्थान लिया। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बिहार में परियोजनाओं का अनावरण किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? प्रधानमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में विकसित बिहार नामक एक समारोह में परियोजनाओं का अनावरण किया। विकसित भारत विकसित बिहार टैगलाइन प्रधानमंत्री के पश्चिमी चंपारण में दिए गए एक समारोह में अपनाई गई। उन्होंने आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भोपाल, सीवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना तथा सुगौली एवं लोरिया में अनाज आधारित इथेनॉल सुविधाएं, पटना में दीघा
सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल पुल का निर्माण और NH-19 बाईपास के बाकरपुर हाट मानिकपुर खंड को 4 लेन का बनाना। 96 किलोमीटर लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण। बेतिया स्टेशन का पुनर्विकास। पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पीपरा कोठी से मोतिहारी और रसकोल खंड को 2 लेन का और NH-104 के शिवहर सीतामढ़ी के खंड को 2 लेन का बनाया जाएगा। 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन जो राज्य और नेपाल में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगी। मोतिहारी में इंडियन ऑयल का LPG बोटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल है। बाबूधाम मोतिहारी से पिपराहा तक 62 किलोमीटर लंबी लाइन मोतिहारी से पिपराहा तक 62 किलोमीटर लंबी लाइन और नरकटियागंज से गोनाडा खंड का आमान परिवर्तन। उन्होंने नरकटियागंज और गोनाहा रक्सौल जोगबनी सेक्शन के लिए 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अगला करंट अफेयर है, बिहार में आयुष्मान कार्ड वितरण जारी। हाल ही में बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। केवल 6 दिनों में 8 मार्च से सुबह 11 बजे तक 1.03 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल मिलता है और प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 6 दिवसीय अभियान में सबसे अधिक 5,99,609 आयुष्मान कार्ड सीवान जिले में जारी किए गए। ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड कौन से जिले में जारी किए गए। ये बिहार का सीवान जिला पहले नंबर पर, मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पर और पटना तीसरे नंबर पर, मधुबनी चौथे नंबर पर है। जिन जिलों में विशेष अभियान में 1 लाख से कम आयुष्मान कार्ड जारी किए गए वे हैं मुंगेर, किशनगंज, शेखपुरा और शिवहर। तो ध्यान से पढ़ते रहें और करंट अफेयर को एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अपना प्यार दिखाएं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। यह माध्यमिक कब किया गया लॉन्च 2018 में। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर, उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है। लाभार्थी, यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शेष अप्रमाणित SECC परिवारों को पहचान करने के लिए विशेष समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है। वित्तीयन, इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60 और 40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बीच 90 और 10 के रेशो और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्त पोषण। केंद्रीय अधिकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पीएमजे के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी राज्य में APB
एपीएमजे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को महंगी मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर, अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए घर कौन कौन इसके लिए पात्र है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये देखते हैं। प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और मोटा अनाज 1 रुपये किलो है। हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करना जारी रहेगा। आगे देखते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। अगला सुर्खियों में रहने वाला करंट अफेयर। बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ राज्य में कई रेलवे परियोजनाओं का भी अनावरण किया है। मुख्य बिंदु हैं, ये हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम द्वारा अनावरण की गई 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से एक थी। 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटना से गोमतीनगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर संचालित की जाएंगी। पटना से गोमतीनगर वंदे भारत का पड़ाव वाराणसी और अयोध्या धाम के तीर्थ नगरों में होगा, जबकि तीसरे वंदे भारत, जिसे भी हरी झंडी दिखाई गई, रांची से वाराणसी के रास्ते में गया में रुकेगी। पीएम ने नरकटियागंज में वॉशिंग पिट सह कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। कहाँ पर पीएम ने वॉशिंग पिट सह कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन नरकटियागंज में किया। उन्होंने उद्घाटन किए, क्या उद्घाटन किए? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू चिरेला पोथू न्यू सोन नगर न्यू दीन दयाल उपाध्याय खंड, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पटना और दरभंगा में जन औषधि दवा भंडार, आरा और मुजफ्फरपुर में गुड शेड और वॉशिंग पिट लाइनें, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना आउटलेट जो स्थानीय छोटे किसानों और कारीगरों को बढ़ावा देंगे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया, चर्चा में क्यों है? हाल ही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्किल में सबसे तेज 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्किलों में 10 लाख एसपीएम 14 महीनों में स्थापित किए गए हैं। एनबीपीडीसीएल ने मुजफ्फरपुर शहरी डिवीजन के लिए पहले ग्रामीण डिवीजन को संतृप्त करने की उपलब्धि भी हासिल की। इसका अर्थ है मुजफ्फरपुर शहरी डिजाइन 2 के 100% घर पर एसपीएम द्वारा शामिल किए गए हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ये आधुनिक ऊर्जा मीटर है जिनका उपयोग वास्तविक समय में विद्युत की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चूंकि वे इंटरनेट से जुड़े हैं, उपयोगकर्ता और उपभोक्ताएं आसानी से विद्युत के उपयोग को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं तथा सटीक बिल प्राप्त कर सकते हैं। उनकी दूरस्थ मीटर रीडिंग क्षमता मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे वे अत्यधिक कुशल और सुविधाजनक बन सकें।
वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 5 गुना बढ़ जाएगा। यह एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा है क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, जब भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में थे। बिहार सरकार ने फरवरी 2021 में जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उत्सर्जन में बिहार का योगदान भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% है, जो राष्ट्रीय जनगणना में इसकी हिस्सेदारी से कम है, जबकि वर्ष 2005 और वर्ष 2013 के बीच यह दोगुना हो गया था। वर्ष 2018 में कुल 69% योगदान के साथ ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का उच्चतम उत्सर्जक था। इसके बाद कृषि, वन और अन्य भूमि उपयोग 24%, अपशिष्ट प्रबंधन 5% एवं औद्योगिक प्रसंस्करण व उत्पाद उद्योग 2% था। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो वर्ष 2020 और वर्ष 2070 के बीच राज्य का उत्सर्जन 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। यदि उच्चतम उत्सर्जन बना रहेगा, जिसका कुल उत्सर्जन में 93% योगदान होने का अनुमान है, इसके बाद निर्माण 6%, परिवहन 5%, उद्योग 5% का स्थान आता है। उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रभुत्व विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निरंतर निर्भरता का कारण है। चूंकि अधिकांश उत्सर्जक विद्युत क्षेत्र से होता है, इसलिए बिहार को भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन वर्ष 2070 के लक्ष्य के अनुरूप बने रहने के लिए वर्ष 2023 के बाद नए थर्मल पावर प्लांट खोलने से बचना होगा। इसलिए राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र राज्यों के साथ दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा विद्युत खरीद समझौते को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्य को छत पर सौर पैनल, फ्लोटिंग सोलर, कृषि फोटोवोल्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य विकेंद्रीकृत रूपों जैसे विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी। साथ ही उद्योग, परिवहन और रियल एस्टेट के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता होगी, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके। राष्ट्रीय पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP क्या है, ये देखते हैं। यह 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक वकील के रूप में कार्य करता है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है। 70% से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है। भारत ने COP26 जो ग्लासगो में हुआ था शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज में बनाई हुआ है। बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर। बेगूसराय बिहार में स्थित है। स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। यह रिपोर्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में तीसरे स्थान पर भारत की रैंकिंग को रेखांकित करता है। भारत की तीसरे स्थान पर आ गया इस रिपोर्ट में।
यह वर्ष 2022 से बदलाव का प्रतीक है, जब भारत वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर था। 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय ने अन्य सभी महानगरीय क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली को एक बार फिर सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में नामित किया गया, इसका PM2.5 स्तर भी वर्ष 2023 में 89.1 से घटकर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। दिल्ली ने वर्ष 2018 से लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब बरकरार रखा। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि लगभग 1.3 अरब लोग जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के दिशा निर्देश से अधिक PM2.5 स्तर के संपर्क में है। 1.33 मिलियन व्यक्ति, जो कि भारतीय आबादी के 96% के बराबर है, WHO मानक से 7 गुना अधिक PM2.5 स्तर से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के लिए डेटा विश्व में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों और सेंसर के एक व्यापक नेटवर्क से संकलित किया गया था, जिसमें विभिन्न संस्थान, संगठन और नागरिक वैज्ञानिक शामिल थे। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 134 देशों में 7,807 स्थानों को शामिल करने के लिए अपने कवरेज का विस्तार किया गया है, जबकि वर्ष 2022 में 131 देशों में 7,323 स्थानों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, जो विश्व में 9 में से लगभग 1 मृत्यु का कारण बनता है। WHO का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष 7 मिलियन व्यक्तियों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, जिससे व्यक्ति अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, जैसी विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। PM2.5 प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और मधुमेह जैसी मौजूदा बीमारी बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सीसा और लेड। अगला देखते हैं, नाबार्ड ने बिहार के लिए ऋण क्षमता का प्रोजेक्ट किया। चर्चा में क्यों है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में बिहार के लिए 2,43,098 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र आधारित दिशा निर्देशों, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों तथा टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में विकास आयुक्त द्वारा बिहार के लिए स्टेट फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकन किए गए ऋण प्रवाह का एक संकलन का अनावरण किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण प्रवाह 2,43,093 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार में कृषि के अंतर्गत प्रत्येक उप क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना के माध्यम से ऋण संघनीकरण की आवश्यकता है। राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये क्या है? नाबार्ड यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। इसका मुख्यालय आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और अन्य ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1931 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई।
इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित था, लेकिन बाद में 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है तथा अपनी नीतियां बनाता है। हालांकि मूल रूप से निजी स्वामित्व में 1929 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ओएनजीसी बिहार में कुआं खोदेगी। बिहार में कौन कुआं खोदेगी? ओएनजीसी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने तेल गैस के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बनाई है। यह व्यावसायिक खोज के चलते बिहार राज्य के तेल मानचित्र पर आ जाएगा और इससे बिहार में उत्तर प्रदेश और पंजाब तक फैले पूरे गंगा बेसिन के में खोज का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? समस्तीपुर में अपने 300 वर्ग किलोमीटर में 3D भूकंपीय डेटा हासिल कर लिया है और 2 खोजपूर्ण कुएं को ड्रिल करने के लिए तैयार है, जिसकी पहली ड्रिलिंग 2024 में शुरू की जाएगी। इसके अलावा तेल गैस उत्पादक उत्तर प्रदेश बलिया में गंगा बेसिन के अन्य ब्लॉक में खोजपूर्ण कुआं खोदने की योजना बनाई है। पहले कुएं की ड्रिलिंग का डेटा दूसरे कुएं की ड्रिलिंग सहित बाकी अन्वेषण ब्लॉक के लिए कंपनी की योजनाओं को निर्देशित करने में सहायता करेगा। समस्तीपुर और बलिया में दोनों ब्लॉक कुछ वर्ष पहले चौथे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी दौर में प्राप्त किए गए थे। अब ओएनजीसी क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम क्या है? यह भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई तथा यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देती है। गंगा बेसिन। गंगा की जलधारा, जिसे भागीरथी कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से पोषित होती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तथा हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर आती है। गंगा की बहुत सी सहायक नदी है, जिसमें यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। गंगा बेसिन, गंगा नदी बेसिन, यहाँ से बांग्लादेश से बाहर निकल जाती है। बिहार दिवस, जो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार डे या बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के तहत कार्यालय, संगठन, बैंक और शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाते हैं इस दिन। 2024 में बिहार ने अपने 111 साल पूरे किए हैं, जिसमें बिहार के लोगों के लिए अपने इतिहास पर विचार करना और पहचान का जश्न मनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। बिहार सरकार ने पूरे दिन को मनाने के लिए बहुसांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का समन्वय किया। यह उत्सव बिहार के गौरव को बहाल करने के इरादे से आयोजित किया गया था। बिहार दिवस बंगाल प्रेसिडेंसी के राज्य के विकास का प्रतीक है। राज्य का गठन 22 मार्च 2012 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था। बिहार दिवस का जश्न उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। यह इस तथ्य के कारण यह एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत वाले एक अद्वितीय राज्य के रूप में उनके जीवन के तरीके की नींव को दर्शाता है। इसके अलावा यह अमेरिका, कनाडा, बहरीन, कतर, यूएई, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, त्रिनिदाद व टोबैगो और मॉरिशस सहित देशों में मनाया जाता है। यह बिहार का मैप, यह बिहार की राजधानी पटना, और बिहार के अंदर 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है। न्यूयॉर्क में बिहार दिवस पर प्रमुख भारतीय अमेरिका को सम्मानित किया गया। बिहार से आने वाले भारतीय अमेरिकी प्रवासी 4 प्रमुख सदस्यों को उनके उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। होल्टैक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर कृषि सिंह, विप्रो के मुख्य परिसंचालन अधिकारी अमित चौधरी, प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन, न्यूट्रीवेट फार्माकेयर के निदेशक अभिनव अतुल को इसमें सम्मानित किया गया है। बिहार फाउंडेशन यूएसए
ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की राजधानी में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश भी शामिल थे तथा इसमें बिहार और क्षेत्र के कई प्रवासी सदस्यों ने भाग लिया। अगला है, केंद्र सरकार ने 13 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी। चर्चा में क्यों है? बोलीदाताओं से खराब प्रक्रिया के बाद केंद्र ने महत्वपूर्ण खनिज बोलियों के पहले दौर में प्रस्तावित 20 ब्लॉकों में से 13 की नीलामी रद्द कर दी है। इसके मुख्य बिंदु है 13 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को जिन्हें खराब प्रक्रिया मिली उनमें ग्लूकोनाइट, निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह तत्व, पोटास आदि शामिल हैं। वे बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं। पीजीई प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम, ओस्मियम ऐसी धातुएं हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। इससे पहले सरकार ने जून 2023 में देश के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 30 खनिजों की सूची जारी की थी। इनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोबिलिडेनम, नाओबियम, निकिल, प्लेटिनम समूह तत्व, फास्फोरस और पोटास शामिल हैं। रेनियम, सिलिकॉन, एट्रोडियम, टेटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी इस सूची में मौजूद थे। महत्वपूर्ण खनिज ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण खनिजों की घोषणा यह एक गतिशील प्रक्रिया है और यह समय के साथ एक प्रौद्योगिकी बाजार की गतिशीलता एवं भू राजनीतिक विचारों के साथ विकसित हो सकती है। विभिन्न देशों के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों को अपनी विशिष्ट सूची हो सकती है। खान मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है। रेयर अर्थ एलिमेंट, इसमें सब दे रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। एटॉमिक नंबर लेंथ है ना, एटॉमिक नंबर 57। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, यह रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास संस्थान और राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 21-22 के बीच राज्यों के रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है। वर्ष 2004 से 5 और 21 से 22 के बीच रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं इस अवधि में सबसे निचले स्थान पर रहे, जबकि कुछ अन्य राज्य जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर रहे। यह सूचकांक 7 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है, जो एक है नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत, आकस्मिक मरीजों का प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे स्वरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, कार्य भागीदारी दर, आकस्मिक मजदूरों की औसत मासिक कमाई, माध्यमिक और उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर, रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर युवा। रिपोर्ट में रोजगार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। गैर कृषि रोजगार की ओर धीमी गति से बदल उलट गया है। स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर महिलाएं जिम्मेदार हैं। युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता का है। मजदूरी तथा कमाई स्थिर है या घट रही है। रोजगार गुणवत्ता लगभग 82%
कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, लगभग 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत है एवं स्वरोजगार और वेतनिक पारिवारिक कार्य में विशेषकर महिलाओं के लिए वृद्धि हुई है। महिलाओं की भागीदारी। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है। वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के बीच महिला एलपीपीआर में 14.4% अंक की गिरावट आई है। इसके बाद प्रवृत्ति उलट गई और वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के बीच महिला एलएफपीआर में 8.3% अंक और पुरुष एलएफपीआर के लिए 1.7% अंक की तुलना में वृद्धि हुई। संरचनात्मक परिवर्तन। कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 60% से गिरकर वर्ष 2019 में लगभग 42% हो गई है। यह बदलाव बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं द्वारा अवशोषित किया गया था। कुल रोजगार में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 23% से बढ़कर वर्ष 2019 में 32% हो गई है। युवा रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन काम की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर योग्य युवा श्रमिकों के लिए। वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।